हेलो स्टूडेंट्स। इससे पहले वाले वीडियो में हमने एनामोलस स्ट्रक्चर या एनामोलस ग्रोथ या जो पादपों में असंगतता होती है उसका अध्ययन किया था, जिसमें हमने पहले प्राइमरी दो प्रकार के एनामोलस स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। और जो प्राइमरी स्ट्रक्चर्स थी उनके बारे में एक उदाहरण के साथ हमने देखा उसको। द्वितीयक स्ट्रक्चर को भी हमने उदाहरण के साथ जो चार प्रकार की होती हैं उनमें से पहले प्रकार को देखा था, एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ नॉर्मल कैम्बियम, जिसमें हमने वाइटिस, एरिस्टिलोकिया, बोहीनिया और बिग्नोनिया इसके उदाहरण के साथ इसको समझा था। अब इस वीडियो में हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ एबनॉर्मल कैम्बियम के साथ। एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ एबनॉर्मल कैम्बियम का अर्थ है कि जो कैम्बियम है, ऐदा है, वह भी असामान्य है और उसका बिहेवियर या उसका व्यवहार भी असंगत है। ठीक है, उसको उदाहरण से हम समझते हैं। उदाहरण हम जैसे ले लिया इसका थाइनोशिया वेंट्रिकोसा। ठीक है, इसमें क्या होता है कि इनिशियल स्टेज में ही, शुरुआत में ही जो ऐदा है वो एबनॉर्मल हो जाएगी, फोल्ड हो जाएगी। तो पहले तो ऐदा ही फोल्ड हो गई। ठीक है, फोल्ड होने के बाद में जैसे मैच्योर हो गई, थोड़े टाइम बाद में प्रत्येक फोल्ड से इंडिविजुअली सेकेंडरी ग्रोथ या द्वितीयक वृद्धि हमें दिखाई देगी। और इस तरह से क्या होगा कि जो स्टेम होगा वो पॉलीस्टिलिक कंडीशन में आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो उदाहरण देखा था वो क्या था, थाइनोशिया वेंट्रिकोसा, जिसमें कैम्बियम भी एबनॉर्मल थी, उसका बिहेवियर भी एबनॉर्मल था। थर्ड जो सेकेंडरी ग्रोथ एनामोलस स्ट्रक्चर्स होती है उसका उदाहरण है या पॉइंट है फॉर्मेशन ऑफ एसेसरी कैम्बियम स्ट्रिप्स। कैम्बियम अतिरिक्त ऐदा की स्ट्रिप्स का बनना, अतिरिक्त ऐदा का बनना। इसका उदाहरण है बोराविया या साटा घास जिसे हम कहते हैं। इसमें दोनों तरह की एनामोलस स्ट्रक्चर्स होती है। प्राइमरी यानी प्राथमिक असंगतता भी पाई जाती है, द्वितीयक असंगतता भी पाई जाती है। प्राथमिक असंगतता इस प्रकार से होती है, इसमें क्या होता है, मेडुलरी वेस्कुलर बंडल्स होते हैं। जनरली पित्त के बाहर की तरफ वेस्कुलर बंडल होते हैं, इसमें मेडुला या पित्त के अंदर ही वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट होते हैं। मेडुलरी वेस्कुलर बंडल की दो रिंग्स होती हैं इसमें, और तीसरी रिंग जो होती है वो नॉर्मल वेस्कुलर बंडल की होती है। यानी कि तीन रिंग होती है वेस्कुलर बंडल की, जिसमें से कि दो रिंग जो होती है वो तो मेडुलरी वेस्कुलर बंडल की होती है और जो तीसरी रिंग होती है वो नॉर्मल वेस्कुलर बंडल की होती है। सेंट्रल रिंग में दो वेस्कुलर बंडल जो होते हैं वो होते हैं और डिफरेंट होते हैं। सेकेंड रिंग में 6 से 14 वेस्कुलर बंडल होते हैं। ठीक है, देखिए जैसे इस तरह से इसमें जो सेंट्रल वेस्कुलर बंडल होते हैं वो दो होते हैं। ठीक है, और जो सेकेंड रिंग होती है उसके अंदर 6 से 14 वेस्कुलर बंडल की रिंग्स होती हैं। ठीक है, ये मेडुलरी वेस्कुलर बंडल होते हैं जो दो रिंग में होते हैं, सेंट्रल वेस्कुलर बंडल और सेकेंड रिंग ऑफ वेस्कुलर बंडल। ठीक है, और जो थर्ड रिंग होती है बाहर की तरफ वो नॉर्मल वेस्कुलर बंडल होती है। ठीक है, जो सेंट्रल वेस्कुलर बंडल होती है केवल इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम के कारण ही उसमें सेकेंडरी ग्रोथ होगी, यानी कि उनमें इंटरफेसिकुलर कैम्बियम नहीं होती है, सिर्फ इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम ही पाई जाती है। यानी कि वेस्कुलर बंडल के बीच की जो सेफ्लोएम और जाइलम के बीच की जो ऐदा होती है वही होती है। ठीक है, जबकि बाहर की तरफ जो स्थित वेस्कुलर बंडल है, जो सेकेंड रिंग है, उसमें इंटर और इंट्रा दोनों ही तरह की कैम्बियम रिंग प्रेजेंट होती है। और थर्ड रिंग जो होती है वो नॉर्मल क्या वेस्कुलर बंडल की होती है, उसमें भी दोनों तरह की कैम्बियम बनेगी। ठीक है, थर्ड रिंग की वेस्कुलर कैम्बियम जो होती है ना, वेस्कुलर रिंग, वो इनएक्टिव हो जाएगी और नेक्स्ट ईयर कैम्बियम का निर्माण बाहर की तरफ स्थित सेकेंडरी फ्लोएम और पेरिसाइकिल से होगा। इस तरह से एक्स्ट्रा स्टीलर कैम्बियम रिंग भी बनेगी इसमें। यानी कि क्या होगा कि जो थर्ड रिंग है वेस्कुलर बंडल की वो इनएक्टिव हो जाएगी और अगले साल फिर से जो सेकेंडरी फ्लोएम और पेरिसाइकिल बना उससे एक्स्ट्रा स्टीलर कैम्बियम रिंग का निर्माण होगा। ठीक है, तो इस तरह से पोजीशन ऑफ कैम्बियम एबनॉर्मल हो गई। ठीक है, क्योंकि पेरिसाइकिल और सेकेंडरी फ्लोएम से हर साल नई कैम्बियम रिंग बनेगी, तो ये पोजीशन भी एबनॉर्मल हो गई। और इनएक्टिवेशन ऑफ कैम्बियम, ये भी एक एबनॉर्मलिटी है कि एक साल आपकी कैम्बियम इनएक्टिव हो गई है, अगले साल आपकी नई कैम्बियम बनेगी, वो एक्टिव हो जाएगी। ठीक है, दूसरा उदाहरण हम समझ सकते हैं बोगनविलिया से। बोगनविलिया में मेडुलरी वेस्कुलर बंडल होते हैं, बिखरे हुए होते हैं, इनका कोई नंबर फिक्स नहीं होता है, ओपन होते हैं, एंडाच होते हैं और कोलिटरल होते हैं। ठीक है,
ओपन होते हैं, यानी कि एदा प्रेजेंट होती है जाइलम फ्लोएम के बीच में। एंडार्च होते हैं, ठीक है, यानी कि प्रोटोजाइलम अंदर की तरफ, मेटाजाइलम बाहर की तरफ। और कोलेटरल होते हैं, नहीं जाइलम फ्लोएम साथ में होते हैं, इनकी संख्या कोई फिक्स नहीं है, बिखरे हुए होते हैं, ठीक है। तीसरा एग्जाम्पल हम मिराबिलिस जालापम में देख सकते हैं। इसमें भी सेंट्रल वेस्कुलर बंडल बिखरे हुए होते हैं, लेकिन सेंटर में जो मेडुलरी वेस्कुलर बंडल होते हैं वो बड़े होते हैं, और जो किनारे पे होते हैं परिधि की तरफ वो छोटे होते हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं फॉर्मेशन ऑफ इंटरजाइलरी फ्लोएम। इंटरजाइलरी फ्लोएम, ठीक है। कैम्बियम इसमें एबनॉर्मल हो जाएगी और अंदर की तरफ सेकेंडरी जाइलम के साथ साथ फ्लोएम भी काटने लगती है, यानी कि जाइलम के अंदर ही फ्लोएम बनने लगते हैं। इसे बोलते हैं इंटरजाइलरी फ्लोएम। उदाहरण है लेप्टिडीनिया, कीप और साल्विडोरा। जैसे ये नॉर्मली बिहेवियर तो होता है, अंदर की तरफ जाइलम बनेगा सेकेंडरी ग्रोथ के समय और बाहर की तरफ फ्लोएम बनेगा, लेकिन इसमें एबनॉर्मल होकर क्या हो जाएगा, अंदर की तरफ जब सेकेंडरी जाइलम बनेगा तो साथ में सेकेंडरी फ्लोएम भी बनने लग जाएगा अंदर की तरफ। बाहर की तरफ नॉर्मली सेकेंडरी फ्लोएम बनता है वैसे बनता रहेगा, और इस तरह से जो जाइलम है उनके बीच बीच में इंटरजाइलरी फ्लोएम या इंक्लूडेड फ्लोएम या फ्लोएम आइलैंड का निर्माण हो जाएगा, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं, इंटरजाइलरी फ्लोएम, इंक्लूडेड फ्लोएम या फिर आइलैंड ऑफ फ्लोएम, ठीक है। ये तो था खीप के अंदर, और साल्विडोरा या जाल में भी इस तरह से आपको इंक्लूडेड फ्लोएम, इंटरजाइलरी फ्लोएम या इंक्लूडेड आइलैंड ऑफ फ्लोएम जो है वो दिखाई देते हैं, यानी जाइलम के अंदर ही फ्लोएम का निर्माण इस तरह से। लेप्टिडीनिया में भी इस तरह से आपको पैचेस दिखाई देंगे, ठीक है। जो पैरेंट कैम्बियम से सेकेंडरी जाइलम में इंटरजाइलरी फ्लोएम होगा। लेट स्टेज में क्या होगा, पित्त की जो पैरेन्काइमेटस सेल है वो भी फ्लोएम में चेंज हो जाएगी, और इस तरह से और अधिक मात्रा में इंटरजाइलरी फ्लोएम बनता रहेगा, ठीक है। इंटर एंड इंट्राजाइलरी फ्लोएम जीरोफिटिक प्लांट में इकोलॉजिकल अडेप्टेशन भी देते हैं। प्रतिकूल परिस्थितियों में जाइलम के अधिक सभी टिश्यू नष्ट हो जाएंगे, लेकिन अनुकूल परिस्थितियों में जाइलम के बीच में जो फ्लोएम है वो फूड का ट्रांसलोकेशन कर पाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ इंटरजाइलरी कॉर्क। सेकेंडरी जाइलम में कॉर्क का फॉर्मेशन होगा। सेकेंडरी जाइलम के पैरेन्काइमेटस टिश्यू की कुछ कोशिकाएं फेलोजन की तरह कार्य करेगी और कॉर्क का निर्माण करेगी, यानी कि जो इंटरजाइलरी कॉर्क है वो जाइलम के अंदर कॉर्क का निर्माण होगा सेकेंडरी जाइलम की सहायता से, ठीक है। एग्जाम्पल है इसका एकेलिया। अब एबनॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ इन मोनोकोट स्टेम। जनरली सेकेंडरी ग्रोथ मोनोकोट स्टेम में नहीं होती है, हमेशा मैंने पढ़ा है, लेकिन क्योंकि उसमें कैम्बियम नहीं होती है। लेकिन उदाहरण एलोए, अगेव, ड्रेसिना, युक्का ये अपवाद हैं। ये ऐसे ही मोनोकोट प्लांट है जिसमें सेकेंडरी ग्रोथ पाई जाती है। ड्रेसिना जिसमें वेस्कुलर बंडल बिखरे हुए होते हैं, एक्टोस्टील और यूस्टील कंडीशन होती है, और बिखरे हुए कंडीशन होती है किसमें, ड्रेसिना में। तो जैसे ड्रेसिना का आप ये उदाहरण देख सकते हैं, स्टेम का टीएस है, इसमें एपिडर्मिस है, हाइपोडर्मिस है, फ्लोएम है, जाइलम है और ग्राउंड टिश्यू है और बंडल शीथ है, ठीक है। वेस्कुलर बंडल के चारों तरफ बंडल शीथ है, ठीक है। तो वेस्कुलर बंडल किस प्रकार के हैं, कंजॉइंट, कोलेटरल, क्लोज्ड है, यानी कि ऐदा नहीं है, और बंडल शीथ प्रेजेंट है और एंडार्च है, ठीक है। अब क्या होगा, ग्राउंड टिश्यू जो होता है उसकी परिधि की कोशिकाएं जो होती हैं, जो पैरेन्काइमेटस कोशिकाएं होती हैं, वो मेरिस्मेटिक हो जाती है। मेरिस्मेटिक हो जाती है यानी कि विभज्योतक हो जाती है और सेकेंडरी कैम्बियम का निर्माण करती है। तो हमने क्या पढ़ा है कि मोनोकॉट में कभी भी सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है, लेकिन एलॉय, अगेव, ड्रेसिना एंड युक्का 4 ऐसे अपवाद हैं मोनोकॉट प्लांट के जिसमें सेकेंडरी ग्रोथ पाई जाती है। तो ये भी एक तरह की एबनॉर्मेलिटी ही है ना। तो किसमें क्या होता है, जो ड्रेसिना का तना होता है उसके ग्राउंड स्टेम यानी जो भरण उत्तक होता है उसकी कोशिकाएं मेरिस्मेटिक होकर ऐधा का निर्माण करती है, और फिर इस ऐधा से क्या बनते हैं, सेकेंडरी वेस्कुलर बंडल बनते हैं। जो सेकेंडरी वेस्कुलर बंडल होते हैं वो कंसेंट्रिक टाइप के होते हैं, यानी कि लेप्टोसेंट्रिक होते हैं, या एम्फी वेसल भी कह सकते हैं, ठीक है। और इन वेस्कुलर बंडल के चारों तरफ भी बंडल शीथ होती है। लेप्टोसेंट्रिक और एम्फी वेसल प्रकार के होते हैं, जैसे ये आप देख सकते हैं, ठीक है। ये सेकेंडरी वेस्कुलर बंडल जो है प्राइमरी वेस्कुलर बंडल के चारों तरफ बनते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। तो इस प्रकार से हमने ये जो है सेकेंडरी ग्रोथ एनामोलस स्ट्रक्चर की पढ़ी।
आपको सारे उदाहरण के साथ ही इसको याद करना है। और जो मैंने आपको बताया था प्राइमरी एनामोलस स्ट्रक्चर्स, इसके उदाहरण आप ज़रूर याद करें। और ठीक है, स्पेशली निक्टेंथिस और कैजुराइना का टीएस भी आप याद कर सकते हैं।